कल अपन ने अभी तक अपन ने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, शेड्यूल्स भी पढ़ लिए। शेड्यूल्स के अंदर कौन कौन से शेड्यूल से अच्छे से याद करने की ट्रिक्स। और आज चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। देखो 20 कितने पार्ट हैं यहाँ, जितने भी पार्ट हैं वो मेरे कमेंट में बताओ। मोर देन 20 तो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल बुक है ना उसमें लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेमल। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये जो 3 वर्ड है इनका सीक्वेंस बता दो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनका सीक्वेंस बता दो। ये वाली लाइन बता दो, ये लाइन लिख रही है नहीं लिख रही। इसलिए इसको तो अच्छे से याद लो। इसलिए आप मेरे साथ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को बोलो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopted, enacted, and give to ourselves these constitutions. और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में 2 अमेंडमेंट हुए थे, वो यहाँ लिख रखे हैं। 42nd Amendment 1976 फॉर सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के लिए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक क्या क्या जोड़े थे ये बता दो। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 3। सोशलिस्ट एंड सेकुलर तो पहले भी था। और फिर 42nd अमेंडमेंट 96 यूनिटी ऑफ द नेशन भी जोड़ा था। अब यूनिटी ऑफ द नेशन और यूनिटी ऑफ नेशन, देखो आगे चलते हैं। ये तो पढ़ लिया, उसको याद ही कर लेना अच्छी तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जन गण मन याद कर रखा है वैसे ही प्रीएम्बल याद होना चाहिए। देखो, इट इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन व्हिच स्टेट दैट द रीजनिंग गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये एक तरह से समरी मान लो, ये पेज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। इंट्रोडक्शन दे रहा है, समरी क्या करता है, इंट्रोडक्शन देता है, बेसिक्स चीजें हैं, इसी के बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, प्रीएम्बल के बेसिस पे। टेल अस अबाउट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिलोसफी भी बताता है कि कैसे सोच रखता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इसको अलग से बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उसके बाद मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है। देखो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था, इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 13 1940, अडोप्टेड इन जनवरी 22 1947। उसको ही मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बना दिया। अब देखो प्रीएम्बल के ऊपर भी कमेंट्स मारे थे एन.ए. पलकीवाला ने, के.एन. मुंशी ने। देखो एन.ए. पलकवाल ने कहा था आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था के.एन. मुंशी ने। अब देखो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये बताता है नेचर, ये बताता है ऑब्जेक्टिव अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, और ये जो नीचे वाला है ये बताता है अमेंडमेंट्स। देखो
इसकी जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रेमली, वो बताती है सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति क्या है? अपन लोग ही नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का? इसलिए अब पावर बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representation and not handed down to them by a king or outside power। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है लोगों द्वारा इलेक्टेड पीपल्स के, ना कि किसी राजा और कोई दूसरी पावर्स की, दोनों। अब देखो इसमें इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स देखिए, सोवरेन है, पीपल्स हैव सुप्रीम right to make decision on internal as well as external matter, no external power can direct the parliament of the sovereign। ऐसा है, ये अपने इंडिया है, ना तो इस पे कोई दबाव बना सकता है कि तुम ये करो, ना ही ये किसी की बात सुनने के लिए कि मैं ये, दूसरा देश ये कहेगा तभी मैं ये करूँ। ये खुद ही इतना, खुद की इच्छा होगी वो ही ये करेगा। सोवरेन का मतलब इच्छा, स्वयं इच्छा। जैसे तुम बोल मेरी इच्छा ये है, ये ही करूंगा, वैसे। सोशलिस्ट का मतलब, देखो सेकुलरिज्म का तो मैंने पहले बता दिया। सोशलिस्ट का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, जिसमें मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। देखो, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री, एक्टिविटीज, सोशल इकोनॉमिक इनपुट। देखो, किसी के पास लैंड ज्यादा है, कम है, अपनी इंडियन सरकार, एग्जाम्पल रशिया, सब मिल बांट के खाओ। जैसे काम सबने, एक आदमी नहीं करा और बटेगा सबने, वो वाला हिसाब होता है। कैपिटलिस्ट में मतलब जिसके पास जितना पैसा वो उसके हिसाब से काम करेगा, पैसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, भगो यहाँ से। यूएस मिक्स्ड इंडिया है, अपन सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है, ये मिडिल वाला पार्ट चुना है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सिटीजन है कंप्लीट फ्रीडम, फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल। सेकुलरिज्म का तो पहले बता दिया मैंने। अब डेमोक्रेटिक का बता देता हूँ एक बार। डेमो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ, बाय या फॉर द पीपल्स, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से बनाई हुई सरकार। इतने में ही समझ में आ गया। अब थोड़े स्टेटमेंट वाइज, a form of government where people enjoy equal political, elect their rule and hold them accountable, the government is running according to the same basic। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? लोग चुनते हैं उनका लीडर कौन होगा, और कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार वो लीडर होगा, उसको वो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? द हेड ऑफ ए स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडेटरी पर्सन। रिपब्लिक का मतलब होता है जिस एक कंट्री का जो सबसे टॉप पर्सन है, जिसे अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेकंड, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड बाय पीपल्स है, ना कि हेरिडेटरी। जैसे अब जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू, अब उनकी मम्मी या पापा में से कोई प्रेसिडेंट तो था नहीं, फिर भी वो बन गए। पर अगर हेरिडेटरी होता तो उनके मम्मी, जिनके मम्मी पापा प्रेसिडेंट होते, उनका बेटा वो प्रेसिडेंट होता। यूके में रिपब्लिक नहीं है, किंग की बेटी किंग बनेगी। जस्टिस, जस्टिस समझ लो, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड जेंडर। सोशल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और जेंडर के आधार पर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। जो भी समाज में भेदभाव हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। ये जस्टिस गवर्नमेंट का ऊपर है। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर, लोग बागों की भलाई के लिए, और एडवांटेज मतलब जिनके पास एडवांटेज नहीं है
उनके लिए। लिबर्टी, there are no unreasonable restrictions on a citizen in what they think, how they wish to express their thought, and the way they wish to follow up their thought in the action. लिबर्टी, लिबर्टी का वही बना, देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कोई हर आदमी कुछ भी सोचे, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इच्छा रख सकता है, विद ए रिस्ट्रिक्शन, ऐसे नहीं हर कुछ। इक्वलिटी, हर कोई इक्वलिटी। फर्टर्निटी का मतलब ऑल ऑफ शुड बी बिहेव एज मेंबर ऑफ सेम फैमिली, पूरी कंट्री के जितने भी लोग भाई है वो अच्छे से रहें, मिलजुल के, जैसे इतना मिलजुल के जैसे एक ही परिवार। The term liberty, equality, fraternity and republic are the taken from France and the ये सब लिए थे अपन ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टेकन फ्रॉम रशिया, और ये सब लिए थे अपन ने रशिया से। मैंने पहले बताया था कल कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजें अपन ने मिला ली। इस preamble of a part of the constitution and it is amendable। preamble एक पार्ट है और ये, तुम ये बताओ preamble कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कैसे अमेंड कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले इस मामले में बेरुबारी यूनियन केस आया 1960 में। नो, इसके हिसाब से नहीं था अकॉर्डिंग टू अबू क्वेश्चन। फिर केशव नंद भारतीय केस आया 1970, इसमें कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड भी कर सकते हैं, इसलिए फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये जोड़ दिया गया, और 19 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डेमोक्रेटिक भी जोड़ा था। Enforceability of preamble, it is not enforceable in court of law, कोर्ट में ले जा नहीं सकते preamble कि ये देखो तुमने लिख रखा है लिबर्टी फेक। हाँ, this is neither a source of power nor restriction legislation, ना तो ये पावर देता है लॉ बनाने की, ना ही रिस्ट्रिक्ट करता है पावर बनाने की, but it can be considered as an aid to the legal interpretation of the constitution, but इसकी सहायता ले सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लीगल एड की जरूरत, एडवाइस की या फिर किसी मदद की जरूरत हो तो यहाँ तक तो था अपना प्रीएम्बल का। तो अपन ने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। इन 3 को पढ़ने के बाद अपन आते हैं अब पार्ट 1 पे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जिसमें 4 आर्टिकल है, 1 से 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटोरियल ऑफ इंडिया। देखो, फर्स्ट क्लोज, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयरफॉर शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है, जाके देख लो। क्लोज फर्स्ट आ गया, क्लोज सेकंड, क्लोज थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कॉम्प्रोमाइज। टेरिटरी ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसमें भी सब क्लोज है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरी हैज मेन बी एक्वायर्ड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटी। Union of state, no agreement between the federalism units, they do not have right to succeed from the union। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलके फेडरलिज्म में क्या होता है, अपना अपना एक स्टेट होता है और उन सबको मिला के एक यूनियन बनता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में ये होता है कि फेडरलिज्म और स्टेट के बीच में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, एग्रीमेंट्स नहीं होते, और ये
सेंट्रल को सक्सीड नहीं कर सकते। इंडिया इज ए इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विथ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। इसका मतलब ये है इस यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता, पर इसके अंदर के जो स्टेट है वो बड़ा या कम कर सकते हैं यहाँ पर। और फेडरलिज्म ऑफ स्टेट में क्या होता है, न्यू स्टेट दैट इज फॉर्म थ्रू ए ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट। यूएसए इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। फेडरलिज्म ऑफ स्टेट में ये होता है कि जो ये स्टेट है ना तो कम और ज़्यादा होंगे और ना ही ये यूनियन को ब्रेक होंगे एक ट्रीटी के माध्यम से। अब आते हैं आर्टिकल सेकेंड में, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसमें दे रखा है, इसमें दो क्लोज है, एक सब क्लोज है। इसको देखेंगे एक मिनट बाद। तो आर्टिकल 2 है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में, जिसमें टू क्लोज है, तो उसका भी एक सब क्लोज है। पार्लियामेंट में बी एडमिट into the union or establish new state on such term and condition as it be think। देखो यूनियन के अंदर अपन एक नया स्टेट जोड़ सकते हैं, और जैसे जोड़ा भी है अपन ने एक नया क्लोज बना के, सिक्किम टू बी एसोसिएट विद द यूनियन रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक 1975 में, उसको अपन ऐड कर सकते हैं, पर इसको हटा नहीं सकती, ये पावर ही नहीं। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 ये बताता है कि अगर किसी भी स्टेट को नया नाम, नया स्टेट बनाना है, किसी स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी है, कम करनी है, तो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ना होगा या फिर इस आर्टिकल में अमेंड करना होगा। इसमें देखो 5 क्लोज है, जिसमें पहला फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ यूनिटी इन टेरिटरी ऑफ एनी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट आफ्टर द बाउंड्री, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। समझ? देखो इसमें एक 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, उसमें there is no bill for the purpose shall be introduced in either house of a parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal continued in the bill affects the area boundary or name of any state, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for the explaining its view। देखो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा हुआ कि किसी भी स्टेट का कम ज्यादा कर रहे हैं ना, तो यूनियन को उस स्टेट लेजिस्लेचर से एक बार पूछना पड़ेगा, और इसको बस ये पूछ नहीं सकते हैं, कर तो कुछ भी नहीं सकते ये। आर्टिकल 4 लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 प्रोवाइड द फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। देखो अगर 2 और 3 में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो वो पावर देता है आर्टिकल 4। No such law has been aforesaid shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of Article 68। और ये काम सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, 1/3। Indian territory is to be succeeded, then amendment is needed। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए, जिसमें काफी सारे इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और अपन ने कुछ लिए थे। इंटीग्रेशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक हुआ था 1947 में। 562 प्रिंसली स्टेट फॉर्म थे। जम्मू एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रखा था। जूनागढ़ रेफरेंडम से हुआ था। और ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद को पुलिस एक्सेशन हुआ था। और 1950 में 4 क्लासिफाइड करे थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब ऐसे चीज तो इनका सेक्शंस का डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन करा था स्टेट्स का, ए बी सी डी ऐसे। कमेटी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस,
कि कौन से स्टेट क्या है। जैसे धर कमेटी 1948 में बनी थी, चेयरमैन एस के धर थे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके साथ ही कम्युनिटी बनी। स्टेट शुड बी फाउंड ऑन द बेसिस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस एंड नॉट ऑन द लिंग्विस्टिक। इसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के हिसाब से बनना चाहिए, ना कि भाषा के साथ, भाषा के बेस पे। फिर जीवी कमेटी आई, इसने कहा मेंबर्स जे एल जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टा भाई सीतारामैया थे। इन्होंने कहा कि दर कमीशन को रीएवेल्युएट करके पॉसिबिलिटी फॉर्मिंग ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविजंस भी डालने चाहिए। फिर आई तीसरी कमेटी, वो थी फैजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एसआर की। मेंबर था इसमें जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। It's reject the theory of one language, one state, but accepted the formation of state on the linguistic basis. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956। इसमें 14 स्टेट थे, 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हटा दिया गया है इसमें सारे डिविजन्स को। इसी कमेटी ने कहा था एक स्टेट में एक भाषा को तो नहीं, पर लिंग्विस्टिक बेस पे बना दो। 1952 में डेथ ऑफ पोट्री सिरमल्लू इन आंध्र प्रदेश, इनकी वजह से कमेटी बनी थी फैजल अली कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। फैजल अली तो इसलिए क्योंकि जस्टिस फैजल अली इसके मेंबर थे। एच एन कुंजरू, पनिकार, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए थे, मर भी गए। फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट ऑफ इंडिया बना आंध्र प्रदेश इन 1953 में। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, देखो कौन कौन सा। आंध्र प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट बना 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र को 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1970, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 95, गोवा 1986, 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्टेटहुड यूनियन टेरिटरी बना दिया। अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात अलग कर दिए 1960 में। सिक्किम स्पेशल केस अर्ली रूल्ड बाय चोगिया डायनेस्टी। फिर इसको एसोसिएटेड स्टेट के साथ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35th कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2A में एक नया आर्टिकल लाए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 करके कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा दिया इसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में। गोवा में 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में दमन दीव प्लस स्टिल एट यूटी बना दिया। ऑपरेशन विजय लॉन्च करा गया 1961 में बाय इंडियन गवर्नमेंट टू लिबरेट गोवा दमन दीव फ्रॉम पोर्टुगीज रूल, और 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में स्टेटहुड गिवन दिया। दादरा एंड नागर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाउ मर्ज विद दमन एंड दीव। मेघालय क्रिएटेड विद इन आसाम, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मिजोरम अरुणाचल क्रिएटेड एंड यूटी वंस पार्ट ऑफ निफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में से मिजोरम अरुणाचल को क्रिएट किया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में स्टेटहुड बनाए गए, मध्य प्रदेश से अलग। तेलंगाना को 2014 में स्टेटहुड, और ये सबसे यंगेस्ट फॉर्म स्टेट भी है, ये भी याद कर लेना। आर्टिकल से देखो हर स्टेट कुछ आर्टिकल से स्पेशल के लिए, देखो इनके लिए है, देखो नाम आम साम जी के NAM नम्स, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। देखो 370 स्पेशल प्रोस्पेक्टिव स्टेट महाराष्ट्र से A नागालैंड के लिए, B आसाम, C मणिपुर, D आंध्र प्रदेश और स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए, E आंध्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के लिए, F स्टेट ऑफ सिक्किम के लिए, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा और J कर्नाटक। इन सबको अच्छे से रट लेना।
एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है सिटीजनशिप। 5 से 11 तक के आर्टिकल से, तो टोटल इसमें 7 आर्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9, इंक्लूडिंग 5 भी तो है ना। तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड for citizenship on a commencement of the citizens born in India, either in parent born in India or in resident at least 5 years. आर्टिकल 6 प्रोवाइड करता है राइट टू सिटीजनशिप फॉर सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से माइग्रेशन है उनके लिए भी, पर उसमें कुछ सब क्लोज है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 7 प्रोवाइड राइट फॉर सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। Article 8 provide right of citizen of certain person of Indian origin residing outside NRIs के लिए। Article 9 provide that if any person voluntarily acquire the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India. Dual citizenship not allowed. Article continuance of right of citizen, parliament to relegate the right of citizen by law. बस ये, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं सिटीजनशिप। आफ्टर 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जन 1950 आर्टिकल 5 से 8 लागू कर दिए गए थे। सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम द यूके एंड ब्रिटेन है। ये जो अपन ने सिंगल सिटीजनशिप अपने मतलब 2 सिटीजनशिप नहीं रख सकते, वो अपन ने ब्रिटेन से ली थी। अब देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। इसमें कुछ प्रोविजन थे। एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, 7 years residing in India, by naturalizing not of India, 12 years of reside in India, by incorporating a territory, should also know more Indian language mentioned in scheduled area. Recent amendment in Constitution Amendment 19, Constitution Amendment 2019, people for 6 communities: Hindu, Sikh, Parsi, Jain, Christian, Buddhist, for 3 countries: Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, acquire citizenship through naturalization has to be live in India for 6 years. Dispute case a Muslim were not included. Afghanistan, they cannot lose, can lose through अब citizenship कैसे गवा by own will, renovation, termination, voluntary acquisition of other country without informing, termination और deprivation, document malpracticing, happening enemy country at war with India। इन सब के तहत आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। इसी के साथ अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लस प्रीएम्बल खत्म हो चुका है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका अच्छे से रिवीजन करके आना, कल अपन पार्ट 3 देखने वाले हैं।